नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सच दर्पण में। आज हम जिस महान व्यक्तित्व की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं उनका नाम है श्री राजीव दीक्षित। तो राजीव दीक्षित के बारे में आज हम जानेंगे संपूर्ण उनका जीवन चरित्र कैसा था और किस तरह के वो व्यक्ति कार्य करता था और क्यों वो भारत में एकदम से फेमस हो गया और सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों लोग उनसे एकदम से जुड़ गए थे। और कौन थे राजीव दीक्षित, इसके बारे में आइए हम शुरुआत से उनका जानते हैं। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 30 नवंबर 1967 को उनका जन्म हुआ था और अलीगढ़ के पास कोई गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम था राधे श्याम दीक्षित और माताजी का नाम था उनका मिथिलेश कुमारी। उनके घर में राजीव दीक्षित का जन्म हुआ था और वो बचपन में से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। और बताया जाता है कि उन्होंने इलाहाबाद से एमए बीटेक की उपाधि उन्होंने प्राप्त करी थी और उसके बाद आईआईटी कानपुर से उन्होंने एमटेक की डिग्री ली। और वो भारत के उन्होंने जो दावा किया जाता है कि भारत के जो बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके साथ उन्होंने कार्य किया है। उसके बाद का जो उनका जीवन शुरू होता है और जीवन उनका बदलता है तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना कोट कोट कर भरी हुई थी और वो स्वदेशी को ही भारत की तरक्की का हथियार मानते थे और विदेशी जो कंपनियां हैं उनके बहुत बड़े दुश्मन थे। उनका मानना था कि जो ये अंग्रेज हैं वे पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं और आर्थिक रूप से पूरी दुनिया की कमर तोड़ रहे हैं और हमारा जो पैसा है, हमारा धन है, भारत का जो प्राचीन संस्कार है, संस्कृति है, उसको नष्ट करने का वो काम कर रहे हैं और भारत के लोगों को लूट रहे हैं। इसी के लिए उन्होंने अभियान छेड़ा हुआ था आज़ादी बचाओ आंदोलन। आज़ादी बचाओ आंदोलन वो इलाहाबाद से चलाते थे और इलाहाबाद में प्रोफेसर गणित के एक प्रोफेसर थे, शायद बनवारी लाल शर्मा उनका नाम था, उनके साथ मिलकर वो आज़ादी बचाओ आंदोलन का अभियान चला रहे थे। लेकिन 2004 में वो बाबा रामदेव के संपर्क में आए। महाराष्ट्र में बताते हैं कि बाबा रामदेव की उनसे मुलाकात हुई थी। श्री राजीव दीक्षित जी का ये दावा था कि आयुर्वेद ही सबसे जो बेहतर है चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद चिकित्सा नहीं, रोगों से लड़ने की, बचने की एक कला है। खान पान के बारे में कि ऐसा खान पान खाया जाए, क्या क्या नहीं खाया जाए, क्या क्या परहेज किया जाए जिसके कारण व्यक्ति बीमार ही ना हो। और उनका मानना था कि जो एलोपैथी चिकित्सा है इसके साइड इफेक्ट बहुत है, इसलिए उन्होंने आयुर्वेद का भारत में बहुत ज़्यादा प्रचार किया। ऐसा माना जाता है कि अगर वो जीवित रहते लंबे समय तक तो बाबा रामदेव से भी बड़े स्वदेशी और आयुर्वेद के वो ब्रांड बन जाते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2010 में 30 नवंबर के दिन ही, जिस दिन उनका जन्मदिन होता है, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। आयुर्वेद के उनके सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा व्याख्यान है। माना जाता है कि 13,000 से ज़्यादा व्याख्यान उन्होंने अपने जीवन काल में दिए हैं और बहुत से व्याख्यानों में उन्होंने विदेशी कंपनियों का बहिष्कार किया है। वो मानते हैं कि विदेशी कंपनी ही भारत की दुर्दशा की जिम्मेदार हैं। ये विदेशी कंपनियां क्रीम पाउडर जो भी ये बनाती हैं, जैसे फेयर एंड लवली का भी उन्होंने नाम लेकर बताया है कि ये कंपनी सुअर की चर्बी उसमें मिलाती है और हम भारतीय लोग उसको मुंह पर पोतते हैं। और उन्होंने ये दावा किया कि तमिलनाडु हाई कोर्ट में भी हमने केस किया था कि इसके लगाने से कोई गोरा नहीं होता है और वो केस जीत भी गए थे। इसके अलावा उन्होंने आयुर्वेद स्वदेशी और विदेशी कंपनियों के अलावा उन्होंने गौ रक्षा पर भी बहुत से व्याख्यान दिया। उनका मानना था कि गौ की रक्षा होनी चाहिए, गौ रक्षा ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। गाय के द्वारा हम बहुत से रोगों को दूर कर सकते हैं। गाय का दूध, घी बहुत ही अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और गौमूत्र के द्वारा बहुत से रोगों की चिकित्सा की जाती है। उन्होंने बहुत दावे किए हैं कि बहुत, जैसे शुगर की बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, गाय के मूत्र गौमूत्र पीने से ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने गोबर से साबुन बनाना और इन साबुनों, विदेशी साबुनों का उन्होंने बहिष्कार भी किया। और उनका दावा था कि गोबर का जो साबुन बनाया जाता है गाय के गोबर का, तो उसके नहाने के 10 मिनट बाद तक उसकी खुशबू शरीर से आती रहती है। उसको उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ बताया है। तो राजीव दीक्षित बहुत
से आंदोलनों में भी उन्होंने भाग लिया। 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उन्होंने उसके ऊपर भी केस किया और उसके ऊपर उन्होंने बहुत से व्याख्यान दिए। उन्होंने बताया कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, इसमें अमेरिकी जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उन्होंने एक किस्म से हमारे देश के लोगों के ऊपर प्रयोग करके देखा था। ये इसलिए उन्होंने इस कंपनी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे और उन्होंने बहुत से लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया। और उनका तो दावा यहाँ तक था कि 2001 में जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर हमला किया था और हेलीकॉप्टर से जो टावर के अंदर वो गिरा दिए थे, जो दुर्घटना हुई थी, उसके लिए भी उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि ये अमेरिका की साजिश से उन्होंने ये हमला खुद कराया है। इस तरह से बहुत से लोग राजीव दीक्षित को गलत भी मानते हैं, उनके बहुत से दावों को वो लोग गलत भी मानते हैं, लेकिन बहुत से दावे उनके सही भी हैं। कुछ लोग उनको बहुत ही रहस्यमय व्यक्तित्व कहते हैं, लेकिन आपको ये फैसला करना है कि राजीव दीक्षित सही थे या उनके दावे झूठे थे। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत से उनके फॉलोवर हैं, सोशल मीडिया पर भी उनके बहुत से पेज हैं, और इसके अलावा राजीव दीक्षित के नाम से वेबसाइट भी है, यूट्यूब पर भी उनके बारे में बहुत सी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। उनका मानना था कि जैसे ये मैगी है, खाने पीने का सामान है, कंपनियां बेचती है, जहर के समान होता है। जो चिप्स या कुरकुरे बच्चों के लिए परोसे जाते हैं, पैकेट बंद जो फूड होते हैं, वो जहर का काम करते हैं। उनके अनुसार राजीव दीक्षित एक दावा करते हैं कि उन्होंने अमिताभ बच्चन जी से बात की है कि उनका जो ऑपरेशन हुआ था, बड़ी आंत का उनका ऑपरेशन हुआ था, और अमिताभ बच्चन ने उनको बताया है कि उनका जो बड़ी आंत का सड़ने का जो कारण था, वो पेप्सी का अधिक पीना या कोल्ड ड्रिंक का, आप कोका कोला का मान सकते हैं, ये ज़्यादा पीने के कारण उनकी बड़ी आंत खराब हुई थी। ऐसा उन्होंने दावा किया कि अमिताभ बच्चन ने उन्होंने खुद मेल करके ये बात बताई थी। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एक्टर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बारे में भी बोला है। राजीव दीक्षित ने बताया कि किस तरह से धर्मेंद्र ने उनके कैसेट सुनने के लिए 12 घंटे तक गाड़ी चलाई थी और उनके जो ऑडियो कैसेट थे उन्होंने पूरा सुना। उसके बाद राजीव दीक्षित को व्याख्यान के लिए अपने फार्म हाउस पर उन्होंने बुलाया। महाराष्ट्र मुंबई से पुणे रोड पे उनका फार्म हाउस था और वहाँ पे बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस, वहाँ पे हीरो हीरोइन वहाँ पे बहुत सी आई और उन्होंने हेमा मालिनी से भी बहुत से सवाल जवाब किए, ऐसा उन्होंने दावा किया। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है हम दावे से नहीं कह सकते। धर्मेंद्र या हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, उन्होंने कभी भी खुलकर इस बारे में बात नहीं की है कि उनकी मुलाकात श्री राजीव दीक्षित से कभी हुई है। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भी बोला। उन्होंने बताया कि कश्मीर को अमेरिका हथियाना चाहता है, अपने सैन्य अड्डे बनाना चाहता है, इसके लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान का इस्तेमाल इस प्रकार कर रहा है कि उसको पैसा देता है और यहाँ पर आतंकवाद फैलाने के लिए अमेरिका से पैसा पाकिस्तान के पास आता है और पाकिस्तान के द्वारा ये आतंकवादी संगठनों को पैसा दिया जाता है। इस तरह के दावे भी उन्होंने किए हैं। इसके अलावा वो देश की दुर्दशा का, आज़ादी के बाद जो पहले हमारे प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उनको भी बहुत बड़ा जिम्मेदार मानते हैं। वो उनको एक अय्याश प्रधानमंत्री बताते हैं कि उनके ऐसा चरित्र था कि वो किसी भी औरत के बदले में कुछ भी उनसे करवा लिया जाए। और उनका दावा है कि जिन्ना और नेहरू और एडविना, जो लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी, वो उनके साथ एक कॉलेज में वो पढ़ा करते थे और उनके प्रेम संबंध नेहरू के साथ थे और उनके कहने पर नेहरू कुछ भी कर सकता था। और उनकी बताया जाता है कि ऐसी कोई कुछ आपत्तिजनक जो तस्वीरें हैं वो एडविना के पास थी, जिसके द्वारा वो नेहरू को ब्लैकमेल करती थी और हमारे देश का बंटवारा करने की जिम्मेदारी भी वो नेहरू पर ज़्यादा डालते हैं और खुद को गांधीवादी बताते हैं कि मैं अहिंसावादी हूँ। राजीव दीक्षित का दावा है कि मैं गांधी जी को फॉलो करता हूँ, गांधी जी के विचार बहुत अच्छे थे और वो गांधी जी के बहुत बड़े भक्त उनके व्याख्यानों के आधार पर मालूम पड़ते हैं। राजीव दीक्षित और रामदेव का भी बहुत सा सोशल मीडिया पर उत्पात मचा रहता है कि राजीव दीक्षित के कारण ही रामदेव जो है इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाया है। जो वो दावा करता है कि हजारों करोड़ का जो साम्राज्य है राजीव दीक्षित की लाश पर वो खड़ा हुआ है। राजीव दीक्षित के जो फॉलोअर हैं वो इस बात को रामदेव को दोष देते हैं, क्योंकि ये जो उनकी मुलाकात हुई 2004 में महाराष्ट्र में कहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी
और वहाँ से उसके बाद उन्होंने जो अभियान उन्होंने छेड़ रखा था आज़ादी बचाओ आंदोलन, रामदेव जी के जो व्याख्यान के जो शिविर लगते थे, योगा शिविर लगते थे, वहाँ पे उन्होंने रखकर बेचने की परमिशन मांगी थी। तो उसके बाद उन्होंने कमीशन के आधार पर ये तय हो गया था कि वहाँ पे आप अपने व्याख्यान रख लीजिए, लेकिन ये कुछ समय तक ही चला और बाद में ये कुछ विवाद के कारण या कमीशन के कारण विवाद के कारण ये बंद हो गया। उसके बाद राजीव दीक्षित और रामदेव के जो है संबंध बरकरार रहे उसके बाद भी, लेकिन जो है 2009 में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की रामदेव ने स्थापना करी थी और 2009 में ट्रस्ट की स्थापना करने के बाद उसको राजीव दीक्षित को उसका सचिव भी उसको बनाया था और राजीव दीक्षित के को व्याख्यान करने के लिए देश के अलग अलग भागों में उसकी ड्यूटी लगाई जाती थी। वो जाते थे, व्याख्यान करते थे और बताते हैं कि बहुत बड़ी अमाउंट वहाँ पे इकट्ठी हो गई थी। 50 करोड़ के करीब लोग मानते हैं जो राजीव दीक्षित के फॉलोवर हैं, उनका दावा 50 करोड़ से ज़्यादा की वो रकम वहाँ पे इकट्ठी हो गई थी। और वो आरोप लगाते हैं कि रामदेव ने वो धोखाधड़ी से वो जो रकम है अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाई, ना कि उसने जो देश हित के स्वदेशी के प्रति कार्य करने के लिए। इसके बाद उनका बताते हैं कि रामदेव को उनसे चिढ़ भी होने लगी थी क्योंकि वो स्वदेशी का रामदेव से ज़्यादा बड़ा ब्रांड बनने लगे थे। इसी वजह से मानते हैं कि राजीव दीक्षित की जो रहस्यमयी मौत हुई थी वो उसमें रामदेव का भी हाथ हो सकता है, ऐसा दावा करते हैं। ऐसा हमने सोशल मीडिया पर पढ़ा है और आप भी पढ़ सकते हैं। ऐसा हम दावा नहीं कर रहे हैं, राजीव दीक्षित के जो फॉलोवर हैं वो दावा करते हैं। तो उनकी मौत कैसे हुई उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। भिलाई एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ का एक क्षेत्र है दुर्ग में के आसपास में कहीं पर जो राजीव दीक्षित का व्याख्यान होना था, वहाँ पर वो दौरे पर थे। नवंबर का महीना था 2010 की ये बात है। 2010 में वो वहाँ पर व्याख्यान देने के लिए गए। नवंबर महीने में 3-4 दिन वहाँ पे उन्होंने अलग अलग जगह पर व्याख्यान करे, लेकिन अंत में दुर्ग में जो व्याख्यान था वो लास्ट व्याख्यान था उनका। और जब वो जा रहे थे व्याख्यान के लिए आगे अगले स्थान पर, तो उनका जो सीने में बताते हैं दर्द की शिकायत शुरू हो गई। उसके बाद उसको छत्तीसगढ़ का जो भिलाई है वहाँ पे किसी हॉस्पिटल में भी उनको भर्ती कराया गया। लेकिन राजीव दीक्षित जो रामदेव भी जो बताते हैं उनके बारे में कि मेरी उनसे फ़ोन पर बातचीत भी हुई है कि वो स्वदेशी के इतने तकड़े भगत थे, इतने पक्के भगत थे कि उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा इसके लिए लेने से मना कर दिया। और कार्डिक अटैक यानी हार्ट अटैक की जो उनकी वजह बताई गई है मौत की, कि हार्ट अटैक उनको आ गया था और उसके बाद भी उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा की एक टैबलेट तक नहीं ली। इसलिए उनकी मौत का जो कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि उनको कार्डिक अटैक यानी हार्ट अटैक आया था और उन्होंने दवा नहीं ली। लेकिन क्या ये सच्चाई है? रामदेव ने कई वीडियो में ये भी कहा कि उनको हाई बीपी था, शुगर था। लेकिन राजीव दीक्षित के व्याख्यानों के अनुसार वो इतने बड़े बड़े दावे करते थे कि वो घरेलू सामान से ही इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते थे और पिछले 20 साल से कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गए, न उनको शुगर है, न बीपी है और न किसी अन्य प्रकार की कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। तो इस तरह के दावे जो राजीव दीक्षित करते थे, का आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या उनकी मौत एक स्वाभाविक मौत थी या उनके साथ षड्यंत्र किया गया था? आपका सुझाव हमें कमेंट करके जरूर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए किसी महान पर्सनैलिटी को लेकर फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।